नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एटा जिले के दौरे पे हैं और यहां पे जवाहर तापीय परियोजना का उन्होंने निरीक्षण किया है। कई विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया और निर्माणाधीन मेडिकल का भी यहां पे निरीक्षण किया गया। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वो लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, समीक्षाएं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। बाढ़ प्रभावित भी कई इलाके जिसका उन्होंने अलग अलग वक्त पे अलग अलग जिलों का दौरा किया, लोगों के बीच गए, संवाद किया और उन्हें भरोसा दिया कि सरकार आपके साथ है। तो जवाहर तापीय परियोजना का निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और कई विकास योजनाओं का यहां पे लोकार्पण भी किया गया और निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का भी वो निरीक्षण करेंगे। तो जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो एटा के दौरे पे आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं और जवाहर तापीय परियोजना का उन्होंने निरीक्षण किया। इसके अलावा अभी कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। इससे पहले भी हमने देखा उनको, वो लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे पे रहे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी जायजा लिया, लोगों के बीच गए, उनसे संवाद किया, उन्हें भरोसा दिया, राहत सामग्री बांटी, अधिकारियों के साथ बैठक की और यह निर्देश सीधा कि लापरवाही कहीं भी किसी भी तरह की ना हो। आज वो एटा पहुंचे और यहां पे भी जवाहर तापीय परियोजना का निरीक्षण उन्होंने किया। इसके अलावा अभी कई और कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे। कई विकास योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण भी किया है और निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का वो निरीक्षण करेंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अमूमन वो जब भी किसी जिले में गए हैं तो वहां की जमीनी हकीकत को भी जाना है। जो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है, गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो, उसका खास ख्याल रखा जाए, लापरवाही कहीं पे किसी तरह की ना हो। तो जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक भी करेंगे और एटा जिले में कई परियोजना का उन्होंने लोकार्पण किया। जवाहर तापीय परियोजना का निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया और कई विकास योजनाओं का यहां पे लोकार्पण भी किया। योजना के लाभार्थियों को योजना का लाभ भी पहुंचाया। और इससे पहले भी उनकी कोशिश ये रही है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें केंद्र में रख के योजना बनाई गई है। 12,300 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत उत्पादन का इतना बड़ा संयंत्र आपके यहां लग रहा है। अगले वर्ष तक जब चालू होगा तो यहां से 1320 मेगावाट की विद्युत का उत्पादन होगा और इतना बड़ा पावर का स्टेशन यहां के विकास को एक पहचान भी देगा और यहां के विकास में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। एटा की एक पहचान, कोई सोचता था कि एटा में भी मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज आपके जनपद में जहां मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्यक्रम भी अंतिम चरणों में चल रहा है, वहीं एटा के जलेसर में बनने वाले जो घंटे हैं, ये पूरे देश और दुनिया के अंदर हर धार्मिक अनुष्ठान में जब बजते हैं तो एटा और जलेसर का स्मरण हर व्यक्ति कर पाता है। बिना यहां की घंटी बजे तो कोई अनुष्ठान पूरा होता ही नहीं है।
और आज उत्तर प्रदेश बीजेपी का पसमानदा बुद्धिजीवियों के साथ सम्मेलन है और अल्पसंख्यक मोर्चे के बैनर तले क्राइस्ट चर्च कॉलेज में ये सम्मेलन होगा। सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और राष्ट्रीय महामंत्री साबिर अली सम्मेलन में होंगे मुख्य वक्ता। इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी लेंगे सम्मेलन में हिस्सा। सम्मेलन में पसमानदा बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता और पिछड़े मुसलमानों की समस्याओं को बीजेपी सुनेगी। लोकसभा चुनाव में मुसलमानों को अपने पाले में करने की कवायद की जा रही है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना और ठीक उससे पहले सेमीफाइनल यानी कि निकाय चुनाव के रूप में देखा जा रहा। निश्चित तौर पर उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियां कर रही और अब कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज के अंतर्गत आता पसमानदा समाज, उसको अपने साथ जोड़ने की कवायद कर रही। आज एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें तमाम जो पसमानदा समाज से जुड़े लोग हैं वो बैठक मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ 18 तारीख को एक और बैठक होगी जिसमें भी पसमानदा समाज के तमाम लोगों को बुलाया गया। हमारे साथ तमाम लोग इस समय मौजूद हैं जो इस बैठक में आए हैं। सर, आज आप बैठक में आए हैं। अक्सर अमूमन कहा जाता है कि मुस्लिम समाज को इग्नोर किया जा रहा है, उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ठग रही है, उनको डरा रही है। क्या सही बात है? नहीं, 77 सालों से जब से याद हुआ है हिंदू मुस्लिम जो प्यार की चशनी में एक जात होना चाहिए था, उसमें फ़र्क मिला। फिर मुस्लिमों में भी फ़र्क दोहराया गया। 77 साल में जो दबा कुचला किसी भी समाज में लोग हैं, खासकर मुस्लिम समाज जो पसमानदा समाज कहते हैं, तो 77 साल बाद उस पर निगाह गई है भाजपा सरकार की। और मुसलमानों को हवा दिखाया जाता था कि बीजेपी जो है मुसलमान के खिलाफ है, तो रूल रेगुलेशन के हिसाब से इतने 77 साल हमारी पीड़ा पे दबे सबसे पिछली पंक्ति में जो दबे कुचले लोग हैं 52 जातियाँ उसमें आती है मुस्लिम समीकरण में, ओबीसी पिछड़ा अति पिछड़ा, तो उनको संयोजने का काम किया है, उनकी एक जगह का काम किया है और एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, मोदी और योगी जी कहते हैं। तो उससे हमें कुछ आशा दिखी है। उसके लिए अपने समाज के साथ उनका वेलकम करना है, उनके लिए लाख लाख बार शुक्रगुजार करना है, उनको बधाई देना है। और उसी संबंध में उसी उपलक्ष्य में आज बुद्धिजीवी और का यहाँ सम्मेलन था। हम गाजियाबाद से काफ़ी 83 लोग लेकर के गाजियाबाद से यहाँ पर आए। अच्छा, अभी मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है, उसको लेकर के भी लोग सवाल कर रहे हैं कि सर्वे गलत है, जबकि सरकार कह रही है कि हम जो छात्र हैं, मुस्लिम तबके के लोग हैं, छात्र हैं, उनको हम हर तरह की शिक्षा देना चाहते हैं, वो चाहे आधुनिक शिक्षा हो या धार्मिक शिक्षा हो, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहते। तो ऐसे नहीं, अगर ऐसा है तो उनका स्वागत करेंगे, होना भी चाहिए। अब वो तो जमाना है नहीं, पुरानी तख्ती ली और मिट्टी किली पोछी और 20 साल आदमी बच्चा वही पढ़ा और भविष्य अंधकार में है, वो भी नहीं होना चाहिए। हम भी चाहते हैं साइंटिस्ट बने, वैज्ञानिक बने, IAS बने, PCS बने। हम भी ये चाहते हैं अगर नियत साफ है, शिक्षा का स्तर ठीक है, तो उसका लाख लाख बार शुक्रिया अदा करेंगे। महिलाएं भी हमारे साथ में जो पसमानदा समाज की इस बैठक में आई। महिलाओं को लेकर क्या सरकार ने काम किया, क्या लगता है? महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम किया। एक तो आपका 3 तलाक वाला मुद्दा ही उठा रखा और उसके बावजूद महिलाओं को सबको साथ लेके चल रहे हैं। केंद्र में देखिए कितनी महिलाएं मंत्री बना चुके हैं। हमारी स्मृति ईरानी हारने के बावजूद भी मंत्री हैं, है कि नहीं? उनको भी उठाया जा रहा है और बहुत सारे काम किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिमों को लेके या अदर हिंदू कास्ट को लेके कुछ ऐसा हो। सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं मोदी जी और योगी जी। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है इसको, क्योंकि कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय को हमेशा डराया गया है। ये आरोप हमेशा भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर लगाती है और विपक्ष कहती है कि मुस्लिमों को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दबाना चाहती है। लेकिन अब इन सबसे अलग निकल के पसमानदा समाज जो है वो अलग राह पर चलना चाहता, वो विकास की राह पर चलना चाहता। जिधर उसको विकास मिलेगा उधर ये समाज चलेगा। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी रघुनाथ सोनी के साथ। और इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के साथ मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, इस सम्मेलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? तो कहीं ना कहीं बैकवर्ड समाज जाता है और कहीं ना कहीं ये साफ संदेश देने की कोशिश की जा रही कि जो मुस्लिम विरोधी बीजेपी का एक परसेप्शन बनाया गया था विपक्षियों की तरह, उसमें अब ये पूरा साफ से बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो पूरी कवायद है ये की जा रही है और हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए, हर वर्ग के लिए, हर समुदाय के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी नजर आती है। पसमानदा समाज की बात करेंगे, इन्हीं के वर्ग के आते हैं, उनको राज्यसभा सांसद भेजा गया।
साथ ही साथ अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश अंसारी को बनाया गया था, जो कि आम कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और पसमानदा समाज से आते हैं, उनको राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया था। आज सबसे बड़ी चीज रही, जब हम पसमानदा समाज के कार्यक्रम के जो जहाँ आयोजित हो रहा वहाँ पे जब थे और लोगों से हमने जब वहाँ पे बात की थी, तो उनका कहना था कि जब पसमानदा समाज के लोग आते थे तो कहीं ना कहीं जब दीनी तालीम जो होती है उसके खिलाफ उनके पास और कोई तालीम नहीं रहती थी, तो शुरुआत से ही उनको पंचर बनाने में और जो काम होते थे उनमें लगा दिया करता था। पर अब जब से योगी सरकार आई है तब से पंचर से हटा के उनका फ्यूचर की बात होने लगी है। तो ये सबसे बड़ी चीज आ गई है, आप देखेंगे तो इसमें समझ में आता है। साथ ही साथ जो चीजें हैं, जो तालीम की बात की जाए, उन्होंने कहा कि पहले शिक्षा नहीं होती थी हमारे पास, हम शिक्षा के अभाव में रहते थे, हमें सिर्फ काम के बारे में बताया जाता था कि आपको काम करना है, काम करके 2 वक्त की रोटी कमानी है, उससे ऊपर की बात नहीं होती थी। तो बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस कर लेते थे और कहीं ना कहीं उनको गुमराह कर लिया जाता था। पर अब जब की बात हुई है, जब आज इस समाज की बात हुई है और आज जब पसमानदा समाज की बैठक की बात करें, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में जो नई एक सोच पनपी है, जो लोग पहले अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहते थे, आज वो जब अपने आप को पहले हिंदुस्तानी कहते हैं कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं और बाद में कोई धर्म आता है, साथ साथ हम शिक्षा के लिए जो रोजगार की बात है उसमें हम खिलाफत करते हैं कि जो मदरसे थे, जो गैर कानूनी मदरसे चले थे, उनको बंद कर दिया गया है, उनका विरोध जो किया गया था, वो लोग गलत विरोध करते हैं। दीनी तालीम दीजिए, पर उसके साथ साथ वो तालीम भी दीजिए जो आपके फ्यूचर बना सके, जो आपके बच्चों को रोटी रोजी और रोजगार दे सके। तो कहीं ना कहीं यही सब चीजें लेके आज इस मंच से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि किस तरीके से जो समाज है जिसको एकजुट किया जा रहा है और हर वर्ग को जोड़ने की कवायद की जा रही है, उसी में अब मुस्लिम वर्ग जो है वो भी अछूता नहीं है। साथ ही साथ एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर की बात खुद प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं और आज इस मंच से कहीं ना कहीं यही सब साफ संदेश दिए जाएंगे और यही सब साफ संदेश के साथ उस वर्ग, मुस्लिम समाज के भी हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, जो कि निकाय चुनाव और 2024 के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। जी मनीष, चूंकि विपक्ष ने एक परसेप्शन बना रखा है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, क्या उस परसेप्शन को चेंज करने की भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है लोकसभा चुनाव से पहले? निश्चित तौर से राजेश, देखिए सबसे अहम चीज है एक जो परसेप्शन की जो हम आप बात कर रहे हैं कि परसेप्शन बनाया कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी है, चाहे 3 तलाक की बात करें, मदरसों के सर्वे को लेकर बात करें, लगातार विपक्ष कटाक्ष रहता था और लगातार हमलावर रहता था भारतीय जनता पार्टी पर, जिस से अब जब आप मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात करते हैं तो वहीं पे उन मदरसों से जिसमें दीनी तालीम खाली दी जाती थी, अब वहां के लोग नीट की क्वालिफिकेशन पार करते हैं और उनको सम्मानित करता है लोक भवन में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके ऊपर छवि लगी थी, हिंदुत्व का ब्रांड माना जाता है, साथ ही साथ उनके खिलाफ मुस्लिम विरोधी का एक चेहरा बनाया जाता था। पर जब वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने साथ खड़े होकर उसी मदरसे से पढ़े हुए नीट क्वालिफाइड किए हुए छात्र छात्राओं को उनके सर्टिफिकेट देते हैं, रोजगार बांटते हैं, तो कहीं ना कहीं साफ संदेश जाता है कि जो बीजेपी, जो योगी मोदी की सरकार हमेशा कहती है कि अंतिम पायदान पे खड़े हर एक व्यक्ति तक अपनी योजनाओं को पहुंचाना है, हर वर्ग हर समुदाय को साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास लेके चलना है। तो कहीं ना कहीं जब आप बात करिए, पहले हम बात करते तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से बहुत अलग दिखते थे, ये मुस्लिम समुदाय की अगर बात करेंगे तो उसमें पसमंदा, क्योंकि वो सीधे रोजगार की तरफ जाते थे, जो छोटी मोटी दुकानें होती थी, जो छोटे रोजगार होते थे, उसमें कहीं ना कहीं आपको दिखते थे। शुरुआत से ही छोटे बचपन से ही उनको काम पे लगा दिया जाता था कि वो काम करेंगे और उसके बाद रोजी रोटी के लग जाएगी, पढ़ाई की बात नहीं होती थी। पर आज जब वो पसमंदा समाज अपनी भागीदारी देखता है, अपने बीच के एक छोटे से आदमी से कार्यकर्ता को राजमंत्री के ओहदे पे देखता है, अपने साथ के कार्यकर्ता को राज्यसभा का सांसद देखता है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ शायद ये जो परसेप्शन है वो चेंज हो रहा है और आने वाला भारत एक नई भारत की तरफ बढ़ता नजर आ गया। जब मुस्लिम चेहरों पे जहाँ पे एक कट्टरपंथी दिखती थी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत दिखती थी, आज वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और गर्व से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, मदरसों का जो सर्वे हो रहा है उसका सपोर्ट कर रहे हैं, 3 तलाक के साथ हम खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये परसेप्शन बदलता हुआ नजर आ रहा है और अगर ये बदलने में कामयाब होते हैं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी बड़ी जीत मानी जा सकती है 2024 को लेकर। राजेश बिल्कुल। और मनीष, चूंकि लगातार सरकार की अगर कोई योजना है तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसका लाभ सिर्फ किसी हिंदू को मिलेगा या किसी और को, चूंकि सरकार के लिए अगर कोई योजना है तो वो सबके लिए है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। और सरकार की कोशिश भी रही है कि सबका साथ सबका विकास ही हमारी प्राथमिकता रही है। ऐसे में अब चूंकि चुनाव, निकाय चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में, लोकसभा का बड़ा चुनाव भी है, ऐसे में इस तबके को भी साथ लाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की।
निश्चित तौर से देखिए, न केवल मुस्लिम समाज की बात करेंगे, सिंधी समाज, पंजाबी समाज, सवर्ण समाज, क्षत्रिय समाज, सबके लिए आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यक्रम करती नजर, ऐसे आयोजन करती जा रही है। हालांकि पहले ऐसे आयोजन पसमंदा समाज के ऐसे आयोजन नहीं होते थे। अल्पसंख्यक विभाग के आप देखते होंगे, मुस्लिम समुदाय के देखते होंगे, प्रबुद्ध जन के देखते होंगे, जिसमें सभी धर्म के लोग आते थे, अपनी बात रखते थे। पर पसमंदा समाज क्योंकि एक पिछड़ा समाज होता था, और वो भी मुस्लिम कैटेगरी में अगर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा पिछड़ा समाज था। लिटरेसी रेट बहुत कम होती थी, क्योंकि पढ़ाई की तरफ ज्यादा शिक्षित नहीं होते थे। तो जिस तरीके से लोगों ने आज खुद वहां पे हमें बताया, पसमंदा समाज के लोगों ने, कि हमारे पास रोजगार की बात ही होती थी। शुरुआत हुई, बचपन आया, बचपन के जो बच्चे होते थे उनको सीधे रोजगार में लगा देता था। पंचर की बात सिखाई जाती थी, पर आपके कैसे फ्यूचर होगा बढ़ेगा इसकी बात नहीं होती थी। पर जब से योगी मोदी सरकार आई है तो पसमंदा समाज को भी भागीदारी मिली है, और सभी वर्ग को सभी क्षेत्र में भागीदारी मिली है। और शायद यही नतीजा है कि जब पसमंदा समाज से निकल के दो लोग बड़े ओहदे पद पे आते हैं, और आज आप जो मंच के इस तरफ बैठते थे, आज वो मंच पे रहेंगे और अपनी बात कहेंगे, तो कहीं ना कहीं साफ संदेश नजर आएगा। आने वाले समय में निकाय चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, अगर ये परसेप्शन बनाने में कामयाब होती है भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित तौर से निकाय चुनाव जो कि सेमीफाइनल में, उसमें आपको इसकी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट नजर आएगी। और 2024 मिशन 2024 में जीत की तरफ बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी को इसमें अहम रोल निभाती हुई नजर आएगी ये पसमंदा समाज। जी ठीक है मनीष, कार्यक्रम कब शुरू हो रहा है और कौन कौन दिग्गज यहाँ पे पहुंच रहे हैं, कब तक ये चलेगा? देखिए, 2 दिवसीय कार्यक्रम है, और आज काशियस कॉलेज में कार्यक्रम रखा गया है। करीब 2 से 2:30 बजे का समय दिया गया है। माना जा रहा है कि 3 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इसकी शुरुआत करेंगे, दानिश अंसारी यहाँ पे रहेंगे, शौकत अली जो कि राज्यसभा सांसद हैं वो भी इसमें शिरकत नजर आएंगे, और तमाम जो प्रबुद्ध वर्ग के हैं पसमंदा समाज में वो इसमें शिरकत करते नजर आएंगे। 2 दिवसीय कार्यक्रम है, 2 बजे का समय दिया गया है। माना जा रहा है कि 2:30 से 3 बजे के बीच में कार्यक्रम शुरू होगा, और 2 दिवसीय सम्मेलन है। इसमें जो काम किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनको रखा जाएगा। किस तरीके से हर वर्ग में विशेषकर पसमंदा समाज को कैसे सुविधाएं दी गई हैं, कैसे उनको भागीदारी दी गई, इसकी चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ आगे चुनाव में क्या रणनीति रहेगी, कैसे और लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ना है, उसके लिए भी इसमें अपनी विचार विमर्श किया जाएगा और अपनी बात रखी जाएगी। माना जा रहा है कि करीब 3 बजे से कार्यक्रम यहाँ पे शुरू होगा, और 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसका समापन कल शाम को होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में आरएसएस की बैठक जारी है और 4 दिन तक ये बैठक चलेगी। अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की यह बैठक है, और बैठक में समसामयिक विषयों पर चर्चा होगी। और इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बैठक में मौजूद हैं, और संघ रचना के सभी 45 प्रांतों के प्रांत संघ चालक कार्यवाहक इसमें हिस्सा ले रहे हैं, यानी जो कार्यवाह है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और बैठक में कई विषयों पर चर्चा होगी, मंथन होगा, समीक्षा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। तो संघ रचना के सभी 45 प्रांतों के संघ चालक इसमें मौजूद। आरएसएस की ये अहम बैठक जो इस वक्त जारी है, 4 दिन तक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की यह बैठक चलने वाली है, और इस दौरान कई विषयों पर चर्चा होगी, मंथन होगा, समीक्षा होगी, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। विवेक पांडे हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, आरएसएस की जो बैठक हो रही है, क्या एजेंडा है इसका मुख्य? आज मोहन भागवत यहाँ पहुंचे, जिसका उद्घाटन आज सुबह 9 बजे उन्होंने किया है। इसमें संघ चालक के अलावा जितने भी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं सब मौजूद हैं। और अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दों में जो अभी शताब्दी वर्ष आने वाला है आरएसएस का, उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं की जाएंगी। जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चाएं की जाएंगी, और आरएसएस की जो नीतियां हैं उसको कैसे आगे बढ़ाना है, इन सब चीजों को लेकर चर्चाएं की जाएंगी। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बरेली से खबर है, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां कार्यों में लापरवाही बरतने पर 18 बीएलओ का वेतन रोका गया है, और सभी बीएलओ के कार्यों की समीक्षा की जा रही है। तो कार्यों में लापरवाही बरतने पर 18 बीएलओ का वेतन रोका गया है, और सभी बीएलओ के कार्य की समीक्षा की जा रही है, यानी जो काम इन्होंने किया उसकी समीक्षा हो रही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की यह बड़ी कार्रवाई है।
और काम में लापरवाही बरतने पर 18 बीएलओ का वेतन रोका गया है। सभी बीएलओ के कार्य की समीक्षा की जा रही है। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां कार्यों में लापरवाही बरतने पर 18 बीएलओ का वेतन रोका गया है और सभी बीएलओ के काम की अब समीक्षा की जा रही है। तो काम में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है और ऐसे 18 बीएलओ थे जिनका वेतन रोका गया है। अब इनके द्वारा जो काम किए गए हैं, जो लापरवाही की गई है, उसकी समीक्षा की जा रही है। तो काम में लापरवाही बरतने पर 18 बीएलओ का वेतन रोका गया है और अब इनके काम की समीक्षा की जा रही है। सभी बीएलओ के कार्यों की समीक्षा हो रही है और आगे संदेश सीधा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए काम में लापरवाही बरतने पर 18 बीएलओ का वेतन रोका है और अब इनके काम की समीक्षा की जा रही है। अयाज खान हमारे संवाददाता बरेली से ज्यादा जानकारी के साथ। अयाज, किस तरह की लापरवाही इन बीएलओ ने की जिनका वेतन रोका गया है? जी, ये नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की बरेली में बड़ी कार्रवाई है। 18 बीएलओ का वेतन रोका गया है और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। इनमें कार्यों की लापरवाही, जैसे वोटर लिस्ट का काम है और वोटर बनना है किसी के, और बहुत से ऐसे काम हैं जो नगर निकाय चुनाव में निर्वाचन आयोग की ओर से दिए जाते हैं और बीएलओ की जिम्मेदारी होती है उसे निभाना, और ये टाइम इन्हें दिया जाता है काम करने का। लेकिन उस टाइम के साथ साथ ये लापरवाही बरती है, उस टाइम में काम भी नहीं किया और चुनाव सर पे है। सरकार की जिस तरीके से तैयारी है, बीजेपी नगर निकाय चुनाव के लिए अपने जो दावेदार हैं उनके लिए लिस्ट तलाश कर रही है, नाम ढूंढ रही है और बड़ी जल्दी तैयारी करने के चुनाव जो है जल्दी करने की तैयारी है। तो कहीं ना कहीं बीएलओ पे बड़ा दबाव है, उसको लेकर के कार्रवाई की गई है। इन लोगों ने वो काम टाइम पे रहते नहीं किया और वोटर लिस्ट वगैरह हो गई, बहुत से ऐसे काम हैं जो उसमें नहीं कर पाए और आगे इन्हें करने के लिए निर्देशित किया गया है और साथ ही विभागीय जांच की कार्रवाई की है। अहम बात यह है, सरकार किसी भी कोई लापरवाही बरतना नहीं चाहती है। सरकारी चुनावी मूड में आ चुकी है। जो नगर निकाय चुनाव है उसको लेकर के अधिकारियों से लगातार बैठक हो रही है। डीएम से भी हमारी बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था चुनाव सर पे हैं, बीएलओ हो गए या जो भी संबंधित अधिकारी हो गए, इसमें किसी तरीके की किसी से भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करी जाएगी और उन पर लगातार कार्रवाई होगी। इसमें आगे के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बहुत शुक्रिया अयाज जानकारी के लिए। तो 18 ऐसे बीएलओ जिनका वेतन रोका गया है, काम में लापरवाही बरतने का आरोप है इन पे और अब इनके काम की भी समीक्षा की जा रही है। और अगली खबर औरैया से है, जहां खनन माफियाओं की दहशत से एक ग्राम प्रधान के पूरे परिवार ने घर के बाहर दरवाजे पे एक नोटिस चस्पा किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि मेरे घर वालों को धमकी दी जा रही है, मेरा कसूर इतना है कि हमने पुलिस की मदद की थी। यह पूरा मामला फफूंद थाना क्षेत्र के शेरपुर सरैया गांव का है। तो खनन माफियाओं की दहशत है यहां पे और पीड़ित ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। खनन माफियाओं की शिकायत इन लोगों ने की थी और वही करना भारी पड़ गई। अब ये पूरा परिवार दहशत में है, डर में है और घर के बाहर एक नोटिस चस्पा किया है जिस पे लिखा है कि मुख्यमंत्री से वो सीधे तौर पे मदद की गुहार लगा रहे हैं। ग्राम प्रधान का जो परिवार है वो खौफ में है। पूरी व्यवस्था कर ली थी हमको। तो पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है और खनन माफियाओं का जो खौफ है वो इस पूरे परिवार में देखा जा रहा है। इन्होंने खनन माफिया के खिलाफ शिकायत की थी और अब इनको परेशान किया जा रहा है।
और इन्होंने सीधा अपने घर के बाहर बकायदा एक पोस्टर चस्पा किया है और उस पर लिखा है कि मुख्यमंत्री जी हमारी मदद करें। मंजुल पांडे हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। मंजुल, ग्राम प्रधान का पूरा परिवार दहशत में है, खनन माफियाओं का इस कदर खौफ इनमें, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने कार्रवाई कर दी थी। 2 दिन पहले का ये मामला है जहां पर प्रधान के पुत्र के साथ मारपीट की गई थी। वहीं पे 3 से 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया था। मामले की जानकारी के बाद पुलिस का कहना है कि ऐसा कोई मामला सामने अभी संज्ञान में नहीं आया है। जी, तो ये मामला तो सामने है, ये पूरा परिवार घर के बाहर बैठा है, एक बकायदा एक पोस्टर इन्होंने एक चस्पा कर रखा है घर के बाहर, मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद करें। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। परिवारजनों से बात होने के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। वहीं अगर बात की जाए सीओ अजीत मल की, तो उन्होंने ये कहा है कि मामले की जांच करवाई गई है, उनको ऐसा मामला संज्ञान में नहीं आया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मंजुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो ग्राम प्रधान का ये पूरा परिवार जो है वो दहशत में है और खनन माफियाओं की जो दहशत है वो इस परिवार में दिखाई दे रही है। अब ये पूरा परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के।